तो बच्चों का हमारा सेकंड चैप्टर आ गया है जो कि है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो बच्चों वर्क के अगर बेसिक लेक्चर जानने हैं वर्क के बारे में तो आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखिए। यहाँ पे हम आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला सबको पता ही है। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों इसमें ये बहुत पूछता है कि वर्क डन जीरो कैसे होगा, वर्क डन जीरो कैसे होगा। तो बच्चों हो सकता हो फोर्स जीरो हो सकता हो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता हो कॉस थीटा जीरो हो। देखो ये ऑप्शन जल्दी नहीं मिलता एग्जाम में वो बोल देते हैं कि फोर्स तो लग रही है फिर भी वर्क डन जीरो है। तो ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ये हो सकता है कॉस थीटा जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब कि बॉडी जहां से चली घूम कर वापस वहीं आ गई। मतलब जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, जब बॉडी जहां से चलती है वहीं लौट आती है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो। और कॉस थीटा जीरो कब होता है बच्चों? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो जब 90 डिग्री हो तब वर्क डन कितना आता है? जीरो आता है। ये बच्चों कब होता है? ये एक एग्जाम्पल बोर्ड का ये आता है, देखो पुली वाला, पुली अपने सर पे कुछ वेट लेकर आगे बढ़ रहा। तो बच्चों वेट किधर लगता है? नीचे की तरफ। ये क्या हो गई हमारी? फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया, एंगल कितना हो गया? 90 हो गया और वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो। दूसरा इसका एग्जाम्पल जो आता है बोर्ड में बहुत आता है बच्चों, वो आता है कि अर्थ जब सन के अगल बगल रिवॉल्व कर रहा हो। तो जब अर्थ सन के अगल बगल रिवॉल्व करेगा तो अर्थ पे सन फोर्स अपनी तरफ लगाता है और अर्थ का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, यानी इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 90। या मान लो अर्थ यहाँ पे है तो अर्थ ऐसे भाग रहा और फोर्स ऐसे लग रहा, अभी भी एंगल कितना है? 90। तो हर जगह पे अपनी पाथ में हर जगह पे एंगल कितना बनाएगा? 90, इसलिए वर्क डन कितना आएगा? जीरो। जैसे इसी में ये भी पूछता है कि जब मून हमारा अर्थ के अगल बगल रिवॉल्व करेगा तब वर्क डन कितना होगा? तो भाई मून पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। अब देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, एंगल कितना होगा? 90 होगा, वर्क डन जीरो होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। बच्चों फिर एक चीज जो बोर्ड में बहुत पूछता है वो पूछता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। तो जैसे ये तो है ही, पर वर्क का फॉर्मूला ये भी हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये भी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तब ये फॉर्मूला लगाओ। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे हो, किसी एंगल पे हो तब ये फॉर्मूला लगाओ। फिर बच्चों जो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है और आने के चांसेस होते हैं वो ये होता है कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है। तो जब बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तब वर्क डन नेगेटिव होता है। क्यों होता है बच्चों? देखो ये एंगल हो गया 180 डिग्री और बच्चों cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ -1 लग जाएगा और वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों जो बोर्ड में आता है? वो ये है कि जब क्रिकेटर फील्डर बॉल को कैच करता है तो जब हम बॉल को कैच करते हैं तो बॉल पे फोर्स ऊपर लगाते हैं और बॉल हाथ को किधर ले जाती है? नीचे ले जाती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हाथ का नीचे हो रहा है और हाथ बॉल पे फोर्स ऊपर लगा रहा, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया और वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? नेगेटिव हो जाएगा। या मान लो जब कोई बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल को जब ऊपर फेंकोगे तो बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg नीचे लगेगा और बॉल ऊपर जा रही, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, तो एंगल हो गया 180 डिग्री और वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बहुत आता है बोर्ड में वो ये है कि वर्क डन कब मैक्सिमम होता है और कब वर्क डन मिनिमम होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक लेक्चर देखना है तो यूट्यूब पे मेरे बहुत वीडियो पड़े हैं, बेसिक्स देख लो, अभी 2 दिन बाकी हैं। अब बच्चों वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? तो बच्चों जब एंगल 0 डिग्री हो तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और ये मैक्सिमम वैल्यू है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों होती है 1 और ये तब आती है जब थीटा 0 डिग्री हो। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तब वर्क डन मैक्सिमम होता है। वर्क डन मिनिमम कब होता है? अब ये सुनो ध्यान से, जब थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0 होता है और उसी को मिनिमम बोलते हैं, नेगेटिव वाले को मिनिमम नहीं बोलते। जब थीटा 90 हो तब वर्क डन 0। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये आता है कि वर्क की SI और CGS यूनिट में रिलेशन बताइए। तो वर्क की SI और CGS यूनिट,
तो बच्चों वर्क की एसआई यूनिट होती है हमारी जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो बच्चों 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग। कैसे आई ये चीज, आइए समझते हैं। वर्क का फॉर्मूला लिखो। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। न्यूटन मीटर को बच्चों बोलते हैं हम जूल। सीजीएस में बच्चों यही फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सीजीएस में फोर्स को हम बोलते हैं डाइन और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्ग। ठीक, अब प्रूफ करते हैं आइए। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब बच्चों 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, अर्ग। तो ये हो गया 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो बच्चों ये वर्ग के बेसिक क्वेश्चन से तो आते थे। अब वर्ग के बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है पार। तो बच्चों पार क्या होती है, पार होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसको हम रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कहते हैं। पार की यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसका नाम सबको पता होगा वाट है। इसकी और यूनिट क्या होती है, इसकी एक यूनिट होती है बच्चों हॉर्स पार, ये बहुत आता है एग्जाम में। और 1 हॉर्स पार बच्चों इक्वल होती है 746 वाट की, ये याद रखना है आपको। एक चीज और याद करो कि KWH कहीं पे लिखे, KWH, तो ये ना पार की यूनिट नहीं होती। KWH पार की यूनिट नहीं होती। अगर KW लिखे किलोवाट यानी 10 की पावर 3 वाट, ये तो पार की यूनिट होती है, ये तो पार की यूनिट होती है, पर KWH पार की नहीं, KWH एनर्जी की यूनिट होती है। तो इसमें बहुत फंसाते हैं बोर्ड में कि KWH किसकी यूनिट है भाई साहब, तो याद रखेंगे एनर्जी की, पार की यूनिट नहीं है। अब बच्चों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वर्क पार एनर्जी में एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी बहुत तरह की होती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होती है। इसमें से जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है मैकेनिकल एनर्जी का। अब बच्चों मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब बॉडी रेस्ट पे हो, काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी मोशन में हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², v मतलब वेलोसिटी, h मतलब हाइट। अच्छा अब देखो काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बॉडी की वेलोसिटी हमने हाफ कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी को अगर हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स डिक्रीज करेगी। कैसे समझे ये चीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के स्क्वायर पे। तुम इसको v/2 करोगे तो इसका स्क्वायर यानी v²/4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना घटेगी। जैसे मान लो बॉडी की वेलोसिटी को हम v/3 कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो जाएगी। जैसे मान लो वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। वेलोसिटी को हम ट्रिपल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, बोर्ड में बहुत आते हैं। फिर इस तरह का सवाल आ जाता है कई बार पोटेंशियल एनर्जी का, देख लो कि एक बॉडी है उसका मास मान लो m1 है, दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, ये हाइट h1 पे रखा है, ये हाइट h2 पे। हमसे बोला है इनका पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताइए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी m1g(h1) और इसकी हो जाएगी m2g(h2), इसको इससे डिवाइड कर दो तो रेशियो मिल जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको हम h1 हाइट से h2 हाइट तक लेकर आए, h1 हाइट से h2 हाइट तक लेकर आए, तो हमसे पूछता है कि भाई साहब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, स्टार्टिंग में mgh1 बाद में mgh2, तो mg कॉमन ले लो और h1 माइनस h2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल mg करके h1 माइनस h2 करके। अब आप लोग जिस टॉपिक का वेट कर रहे थे वो आ गया, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से कहाँ चेंज होती है। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
अब इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो क्या आते हैं, जैसे माइक्रोफोन का बहुत पूछता है। तो बच्चों माइक्रोफोन में क्या होता है, माइक्रोफोन का मतलब होता है माइक। तो माइक में आप बोलते हो और वो चीज़ तार में चली जाती है, मतलब आप साउंड एनर्जी देते हो और तार में कौन सी एनर्जी बन जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। जैसे बच्चों एक हमारा एग्जाम्पल आता है चार्जिंग ऑफ बैटरी का। जब बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी को चार्ज करते वक्त हम उसे कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बैटरी चार्ज हो रही मतलब किस में चेंज हो रहा है, बैटरी के अंदर क्या बन रहा, केमिकल एनर्जी। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन और आता है फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल। तो बच्चों फोटो का मतलब होता है लाइट, तो यानी लाइट एनर्जी, और सेल किस चीज में एनर्जी बनाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई सेल का काम क्या होता है, डीसी करंट देना, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाइट एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बच्चों इसमें और क्या आता है, इसमें आता है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और उसको हमने छोड़ दिया, तो जब स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखते हो दबी हुई तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, और छोड़ोगे तो वो चलने लगेगी, स्प्रिंग ऐसे फैल जाएगी, मतलब कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। एक बच्चों हम लोग पास आता है इसका एग्जाम्पल कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा एनर्जी चेंज होता है। तो बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे पास एनर्जी होती है केमिकल के फॉर्म में, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस एनर्जी भी बोल सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी बोल दो या केमिकल एनर्जी बोल दो, और उससे हम बनाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ओवरऑल फिनोमेना न्यूक्लियर एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बीच में कई और स्टेप होते हैं। तो ये पार्ट हम रिकमेंड करेंगे कि आप किताब से एक बार जल्दी से रीडिंग लगा लो कि कौन सी डिवाइस में किस तरह की एनर्जी चेंज होते हैं। जैसे लाउड स्पीकर हो गया, लाउड स्पीकर में गाने बजते हैं और उसको आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एक डीसी मोटर का और एसी जनरेटर का, इन दोनों का एनर्जी चेंज बहुत पूछता है। तो डीसी मोटर में बच्चों क्या होता है, मोटर क्या होती है, जो घर में पानी देती है। मोटर का आप तार लगा के ऑन करते हो, मतलब मोटर को आप अपनी तरफ से कौन सी एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिकल, और वो पानी को खींच के ऊपर लाती है, मतलब पानी में वेलोसिटी लाती है, मतलब कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्यों बोला, क्योंकि पानी ऊपर आ रहा। एसी जनरेटर, अब एसी जनरेटर ढक 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 चलता है, घर में लाइट आती है, मतलब फाइनल क्या देता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एसी जनरेटर कैसे चलता है, गोल 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 घूम कर, घूमने वाली एनर्जी मतलब काइनेटिक यानी कि मैकेनिकल। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तुम मोटर का याद कर लो, एसी जनरेटर का पलट देना। मोटर क्या होती है, तार लगाया, ऑन किया, पानी खींचा, पानी ऊपर तक गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, और तार से क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर घर में क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और घूमता है मतलब कौन सी एनर्जी से, मैकेनिकल से। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हो सकता हो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता हो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो, पर दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी जब तक सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही हो तब तक काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज होते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको हम। जैसे हमारे पास कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, अगर हमारे पास कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी बच्चों, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, ये बॉडी को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, इस स्टोन को, अब ये नीचे गिरेगा। बच्चों जब ड्रॉप करते हो तो इसकी स्पीड कितनी होती है, जीरो, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और यहाँ आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी मैक्सिमम हो गई। अब बच्चों यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे था, अपनी मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे था ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे आके देखो बॉडी की हाइट कितनी हो गई, जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब बात समझो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और हाइट देखो कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे पहुंच गया तो हाइट कम होगी, तो जैसे जैसे नीचे गिर रहा है हाइट कम होगी, और हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब बात समझोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब ये बॉल नीचे गिर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है,
और हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही। तो ये बढ़ रहा तो ये घट रहा, सच दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जब तक एयर फ्रिक्शन ना हो, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो, मतलब सिर्फ ग्रेविटी इन्वॉल्व हो। नीचे आते आते क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती जा रही। और ये काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, देखो पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, मतलब सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं बी। अब जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए पे है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी बी पर होगी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। बी पे पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, इस बात को याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होती है, सिर्फ पोटेंशियल। लोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। तो यहाँ की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ आके वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसका बोर्ड में सवाल कैसा आता है, एक सवाल लेके इसको हम टेस्टिंग पे आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तभी मजा आएगा जब इसका एक सवाल आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका सवाल जो आया हुआ है वो ये ले लेते हैं 2011 का। 2011 में जो सवाल आया कि एक बॉडी है जिसका मास है 200 ग्राम यानी 0.2 kg। SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना बोर्ड में सब कुछ चीज़ें। और ये 5 मीटर की हाइट पर है, ऊपर है। जब ये नीचे गिरा 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 तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सवाल बोर्ड में आया कि इस जगह पर इसकी काइनेटिक जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब इसकी वेलोसिटी तो नहीं पता तो क्या करें, तो ये यूज कर लो, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, कोई बात नहीं, किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया आंसर। m पता है, g की वैल्यू ले लो 9.8, h 5 मीटर, तो m.2 g 9.8 और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। मिल गई काइनेटिक एनर्जी। जैसे इसी का जस्ट रिवर्स सवाल देखो, मतलब कैसे बोर्ड में छुपा छुपा के आपको क्वेश्चन दे रहा है एक ही तरह के। 2004 में हमसे बोला कि एक बॉडी है जिसका मास है 0.2 kg और इसको हमने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, और हमसे इन्होंने बोला कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। अब तेरे को हाइट नहीं पता, जरूरत भी नहीं, ये लगा ले, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है हाफ mv² यानी हाफ 0.2 × 20 का स्क्वायर। यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इसका एक प्रूफ भी एक बार आया हुआ है और उसको जरूर डिस्कस कर लें। और इसका प्रूफ अगर आप चाहो तो YouTube पे जाके मेरा एक वीडियो जरूर देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हो सकता हो आप देख चुके हो, पर इसका जो सवाल 2011 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, उसको लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 2009 में जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक बॉल को हमने छोड़ा और वो बॉल यहाँ पहुँची, यहाँ से होते हुए, इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C। तो A से B के डिस्टेंस को इन्होंने दिया x और B से C के डिस्टेंस को इन्होंने दिया y। अब इन्होंने कहा इस बॉल की आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए एट A, B, C। टोटल मैकेनिकल एनर्जी A, B, C पे कैसी आएगी, सेम आएगी, क्योंकि क्या रहेगी, कंजर्व। आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट A से। बच्चों A से इसको हमने छोड़ा है, मतलब A पे स्पीड 0 होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। A पे बच्चों हाइट कितनी है, यहाँ से हाइट देखो y प्लस x, तो x प्लस y, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgx प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल,
यानी एम जी एक्स प्लस वाई हो गई। बच्चों बी पॉइंट पे पहुंचे, बी पे पहुंचे, बी पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी नहीं पता। क्या किया जाए, एक काम करो, ए से बी तक का मोशन देखो। ए पे स्पीड कितनी है 0, बी पे मान लो v। ए से बी में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x, और एक्सेलरेशन किसका है, ग्रेविटी का g। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u हो गया 0, 2 इंटू जी इंटू एक्स, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gx, यहाँ की स्पीड मिल गई। अब b पे काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो, b पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m, और v की वैल्यू कितनी आई है v स्क्वायर की 2gx, 2 कैंसिल, mgx। अब b पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो b पे बच्चों हाइट कितनी है, b की हाइट ग्राउंड से कितनी है y, तो mgy। b पे बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी mgx प्लस mgy, तो mg कॉमन हो गया, क्या मिला x प्लस 1। देखो b की टोटल एनर्जी, a की टोटल एनर्जी सेम आ गई। अब बच्चों हम पहुंचे पॉइंट c पे, c पे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो a से c तक का मोशन देखो, a पे वेलोसिटी 0, c पे v मान लो। डिस्टेंस कितना है a से c तक में, x प्लस वाई, एक्सेलरेशन कितना है g, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u हो गया 0, 2 इंटू जी, और s की जगह x प्लस वाई, तो कितना हो गया 2gx प्लस वाई। अब c पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m और v स्क्वायर कितना है 2gx प्लस वाई, 2 कैंसिल, mgx प्लस वाई। और b पे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी c पे पोटेंशियल एनर्जी, c पे देखो हाइट कितनी है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgx प्लस 1। तो देखो यहाँ पे तीनों जगह एनर्जी सेम आई। तो पूछेगा कि इस पूरी कैलकुलेशन से कौन सा लॉ पता चलता है, पता चलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हो सकता हो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता हो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो, पर दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी जब तक सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही हो तब तक काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज होते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको हम, जैसे हमारे पास कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, अगर हमारे पास कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी बच्चों, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, ये बॉडी को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया इस स्टोन को, अब ये नीचे गिरेगा। बच्चों जब ड्रॉप करते हो तो इसकी स्पीड कितनी होती है 0, यानी इसकी वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और यहाँ आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी मैक्सिमम हो गई। अब बच्चों यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे था, h अपनी मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे था ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे आके देखो बॉडी की हाइट कितनी हो गई 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। अब बात समझो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और हाइट देखो कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे पहुंच गया तो हाइट कम होगी, तो जैसे जैसे नीचे गिर रहा है हाइट कम होगी, और हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब बात समझोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब ये बॉल नीचे गिर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, और हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो ये बढ़ रहा तो ये घट रहा, सच दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जब तक एयर फ्रिक्शन ना हो, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो, मतलब सिर्फ ग्रेविटी इन्वॉल्व हो। नीचे आते आते क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती जा रही, और ये काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, देखो पोटेंशियल एनर्जी,
यहाँ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, मतलब सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ A, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं B। अब जितनी मैकेनिकल एनर्जी A पे है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी B पर होगी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट B पे पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, इस बात को याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होती है, सिर्फ पोटेंशियल। लोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। तो यहाँ की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ आके वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसका बोर्ड में सवाल कैसा आता है, एक सवाल लेके इसको हम टेस्टिंग पे आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तभी मजा आएगा जब इसका एक सवाल आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका सवाल जो आया हुआ है वो ये ले लेते हैं 2011 का। 2011 में जो सवाल आया कि एक बॉडी है जिसका मास है 200 ग्राम यानी 0.2 kg, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना बोर्ड में सब कुछ चीज़ें, और ये 5 मीटर की हाइट पर है, ऊपर है। जब ये नीचे गिरा 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 तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सवाल बोर्ड में आया कि इस जगह पर इसकी काइनेटिक जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब इसकी वेलोसिटी तो नहीं पता तो क्या करें, तो ये यूज कर लो, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, कोई बात नहीं, किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया आंसर। m पता है, g की वैल्यू ले लो 9.8, h 5 मीटर, तो m.2 g 9.8 और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, मिल गई काइनेटिक एनर्जी। जैसे इसी का जस्ट रिवर्स सवाल देखो, मतलब कैसे बोर्ड में छुपा छुपा के आपको क्वेश्चन दे रहा है एक ही तरह के। 2004 में हमसे बोला कि एक बॉडी है जिसका मास है 0.2 kg और इसको हमने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, और हमसे इन्होंने बोला कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। अब तेरे को हाइट नहीं पता, जरूरत भी नहीं, ये लगा ले, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है हाफ mv² यानी हाफ 0.2 × 20 का स्क्वायर। यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इसका एक प्रूफ भी एक बार आया हुआ है और उसको जरूर डिस्कस कर लेते हैं। और इसका प्रूफ अगर आप चाहो तो YouTube पे जाके मेरा एक वीडियो जरूर देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हो सकता हो आप देख चुके हो। पर इसका जो सवाल 2011 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, उसको लेना यहाँ पे बहुत जरूरी है। 2009 में जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक बॉल को हमने छोड़ा और वो बॉल यहाँ पहुंची, यहाँ से होते हुए, इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C। तो A से B के डिस्टेंस को इन्होंने दिया x और B से C के डिस्टेंस को इन्होंने दिया y। अब इन्होंने कहा इस बॉल की आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए एट A, B, C। टोटल मैकेनिकल एनर्जी A, B, C पे कैसी आएगी, सेम आएगी, क्योंकि क्या रहेगी, कंजर्व। आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट A से। बच्चों A से इसको हमने छोड़ा है, मतलब A पे स्पीड 0 होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। A पे बच्चों हाइट कितनी है, यहाँ से हाइट देखो y प्लस x, तो x प्लस y, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgx प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी mgx प्लस y हो गई। बच्चों B पॉइंट पे पहुंचे, B पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी नहीं पता, क्या किया जाए, एक काम करो, A से B तक का मोशन देखो। A पे स्पीड कितनी है 0, B पे मान लो v। A से B में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x, और एक्सेलरेशन किसका है, ग्रेविटी का g। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, v² = u² + 2as, u हो गया 0,
2 इंटू जी इंटू एक्स। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gx, यहाँ की स्पीड मिल गई। अब बी पे काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और वी की वैल्यू कितनी आई है वी स्क्वायर की 2gx, 2 कैंसिल, mgx। अब बी पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। तो बी पे बच्चों हाइट कितनी है, बी की हाइट ग्राउंड से कितनी है y, तो mgy। बी पे बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी mgx प्लस mgy। तो mg कॉमन हो गया, क्या मिला x प्लस 1। देखो b की टोटल एनर्जी, a की टोटल एनर्जी सेम आ गई। अब बच्चों हम पहुंचे पॉइंट c पे। c पे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो a से c तक का मोशन देखो, a पे वेलोसिटी 0, c पे v मान लो। डिस्टेंस कितना है a से c तक में, x प्लस y। एक्सेलरेशन कितना है g, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, u हो गया 0, 2 इंटू जी और s की जगह x प्लस वाई, तो कितना हो गया 2gx प्लस 1। अब c पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m और v स्क्वायर कितना है 2gx प्लस वाई, 2 कैंसिल, mgx प्लस 1। और b पे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी c पे पोटेंशियल एनर्जी, c पे देखो हाइट कितनी है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgx प्लस 1। तो देखो यहाँ पे तीनों जगह एनर्जी सेम आई। तो पूछेगा कि इस पूरी कैलकुलेशन से कौन सा लॉ पता चलता है, पता चलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन एक अपना 2008 में आया हुआ है। 2008 में हमसे एकदम सिमिलर सवाल पूछा है कि एक स्टोन है जिसका मास हमको 64 ग्राम दिया है और बोला है कि इस स्टोन को हमने ऊपर फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और हमसे पूछा है कि आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए एट मैक्सिमम हाइट। इसकी मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो देख रहे हो यही क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। कंसेप्ट लगा के सवाल खत्म। लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो कि दिया हुआ है। पूछा कि आपने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, तो आपने प्रिंसिपल यूज किया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर इस सवाल का अगला पार्ट है कि बीच में मिड पाथ में, मिडवे में भाई साहब हमसे पूछा है कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों दिमाग लगाओ, अगर मान लो इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो बी पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। मैकेनिकल एनर्जी जितनी यहाँ उतनी यहाँ। तो बी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी सी पे, तो सी पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0 और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ क्वेश्चन कभी बार थोड़ा सा चेंज करके आ जा सकते हैं। जैसे ये ट्रॉली वाला सवाल, ट्रॉली वाले सवाल में क्या कहानी थी, ये रहा कि हमारे पास ये एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली को हमने कंप्रेस करके रख दिया, स्प्रिंग से कंप्रेस करके रख दिया, ठीक है। जब ट्रॉली को हमने, स्प्रिंग को जब हमने रिलीज किया, स्प्रिंग को हमने रिलीज किया तो ये ट्रॉली आगे भागा विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड और ट्रॉली का मास दे रखा है 0.5 kg। तो हमसे पूछा कि आप पोटेंशियल एनर्जी बताइए ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो बच्चों इसमें हम दिमाग लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब स्प्रिंग कंप्रेस थी तो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। बच्चों स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं तो उसमें भी क्या स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही छोड़ेंगे किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल सकती है हाफ एम वी स्क्वायर से, और यही इक्वल हो जाएगी कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को जब दबा दो तो उसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी, और जब खींच दो तो भी उसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। के होता है हमारा स्प्रिंग का कांस्टेंट और एक्स होता है कि कितना कंप्रेस किया या कितना स्ट्रेच किया। स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो भी उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, कंप्रेस करोगे तो भी एनर्जी स्टोर हो गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में एक पेंडुलम का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों पेंडुलम में क्या होता है, जैसे हमने ये पेंडुलम लटका दिया और इसको हमने टॉय 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 ऑसिलेट कर दिया, ठीक है, टॉय 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 टॉय
ऑसिलेट कर दिया। अब बच्चों जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे जाके देखो पेंडुलम का जो बॉब होता है यहाँ पे रुक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे रुक जाता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पे रुक जाता है मतलब स्पीड कितनी हो गई, 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। यहाँ पे भी जाके रुकता है तो स्पीड 0 और काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे देखो इस पेंडुलम की हाइट कितनी है, 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, जब बॉल को यहाँ से छोड़ोगे पॉप को, तो यहाँ से बहुत स्पीड गेन करता हुआ फिर स्पीड लूज करेगा। यहाँ से तेजी से स्पीड से आएगा, फिर धीमा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड इस जगह पे होगी, तो यहाँ पे स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। जैसे 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 ये ऊपर जाएगा इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे इसकी हाइट कैसी हो गई, मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। जैसे इस जगह पे भी इसकी हाइट कैसी है, मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी हो गई, मैक्सिमम। तो ध्यान से देखो, इन पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे है। और इस पोजीशन पे स्पीड सबसे ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। बच्चों इन पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम, इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम, और इस पोजीशन को बच्चों बोलते हैं हम लोग मीन। तो अगर हमें पूछें कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, एक्सट्रीम। और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है मीन पे। हुआ क्या बच्चों, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ। यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ आते आते पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर यहाँ से ऊपर जाते वक्त फिर क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाते वक्त फिर क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ रही और स्पीड कम हो रही तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका डायग्राम बोर्ड में पूछ चुका है, तो यही डायग्राम बना दोगे, बोल दोगे यहाँ पे स्पीड 0, यहाँ पे स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे हाइट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इस तरह के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो पेंडुलम वाला एक सवाल दे दिया हमने आपको कि ये एक पेंडुलम है और यहाँ पे काटो, यू डोंट नीड ऑल दिस फॉर शिट। चलिए बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। जैसे पार जो हमारा था, तो पार का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वर्क अपॉन टाइम, है ना। पर सवाल बोर्ड में यहां से नहीं आ रहे हैं, बोर्ड में सवाल आ रहे हैं पार इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पार इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी हमको दे देगा कि एक बॉडी है उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 1000 न्यूटन का, और वो बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। हमसे कहेगा पावर निकालो, तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी लगा दो, क्वेश्चन एक बार में सीधा खत्म, सीधा खत्म। यानी तुम सोचोगे फोर्स वेलोसिटी से क्यों यार पावर पूछ रहा है, पावर के लिए वर्क अपॉन टाइम नहीं दिया, तो क्या कर दो, फोर्स इनटू वेलोसिटी कर दो, काम खत्म। फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे हुआ, देखो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये याद रखना, आ रहा है बोर्ड में, ये पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये बहुत आता है बोर्ड में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बच्चों एक चीज बोर्ड में बहुत पूछते हैं जो कि है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है और क्या होता है, ध्यान से समझिए। मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है और उसकी स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकंड और उसका मास है मान लो 2 kg। इस बॉडी पे आपने कुछ फोर्स लगाई जो कि आपको नहीं पता, और थोड़ी देर बाद फोर्स लगाने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ के हो गई 4 मीटर पर सेकंड, मास तो वही रहेगा 2 kg। तो इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। कितना दूर चला नहीं पता, बॉडी पे फोर्स लगाई और इसकी स्पीड बढ़ गई। अब सवाल बोर्ड में आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। तो आप फॉर्मूला लगाओगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लगा लो, फंस गए। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट कि फोर्स भी नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया और वर्क डन पूछ लिया। तो क्या करना है, आपको याद रखना है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
व्हाट आई एम सेइंग, यार इस फोर्स की वजह से ही तो इसकी स्पीड बढ़ी है, यानी इस वर्क की वजह से ही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है, जो बढ़ी है काइनेटिक एनर्जी, वो वर्क की वजह से बढ़ी है। तो वर्क निकालने का एक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा फॉर्मूला आप याद करो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम। बोर्ड में पूछेगा व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जिस क्वेश्चन में एग्जाम में वर्क डन पूछे, सुनो ध्यान से, वर्क डन पूछे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना दे, तो देखना वेलोसिटी का चेंज दिया होगा। मतलब वर्क डन पूछे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना दिया हो तो क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो निकाल लो वर्क डन निकालने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वर्क डन निकालने का तरीका कि वेलोसिटी जितनी चेंज हो रही हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रख दो। तो वर्क डन के अब से दो फॉर्मूले याद रखो आज से, कि वर्क डन निकालने के लिए क्या निकालने हम, या तो पहला फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, जैसे पार का दो फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, या तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। इनको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट।